हेलो एंड वेलकम ऑल। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में जानेंगे कि ये एक्ट है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस एक्ट के क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसकी जो कंडीशंस हैं जिनके आधार पर किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, कौन पर्सन कर सकता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, किस जगह पर ये किया जाएगा और क्या जो ऑफेंस और पेनल्टीज़ हैं इस एक्ट के अंदर, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो इस एक्ट का जो फर्स्ट प्रोविज़न था वो 1860 में ब्रिटिश रूल के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसका जो मोटो था वो यही था कि लोगों के द्वारा जो है इलीगल तरीके से एबॉर्शन करवाया जा रहा था और एबॉर्शन बिना किसी कारण के, इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं था। एक टर्म आपने सुना है जो है भ्रूण हत्या। तो उस समय भी और आज के समय में भी लोगों के मन में एक मानसिकता है कि जो लड़कियां हैं वो कमतर हैं लड़कों के मुकाबले। तो इस चीज़ को भी कंसीडर किया गया और लोगों के मन में आज भी एक भ्रांति है कि जो है वंश चलाने के लिए, जो है अपनी जो वंश को चलाने के लिए लड़के ही हमें चाहिए, हमें लड़कियां नहीं चाहिए। तो इस रीज़न से भी लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे महिलाओं को और मेंटली उनको टॉर्चर किया जाता था एबॉर्शन करवाने के लिए। और जो ये एबॉर्शन किए भी जाते थे तो बहुत ही ख़राब जो उनकी हाइजीनिक कंडीशन थी वहाँ पर ये किए जाते थे इलीगल तरीके से। वहाँ पर कोई भी जो है हाइजीन कंडीशन प्रॉपर नहीं थी, न कोई वहाँ पे साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था थी, ना जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं वो स्टरलाइज हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो अनसेफ एबॉर्शन किए जा रहे थे तो महिलाओं की जो डेथ थी वो काफ़ी होने लगी। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए जो है ब्रिटिश रूल के द्वारा 1860 में इस एक्ट के पहले प्रोविज़न को लेकर के आया गया। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब सिंपल सा यही है, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन यानी गर्भपात कराना। ठीक है, तो आज़ादी के बाद जब इसके ऊपर विचार किया गया, विचार करने के बाद जो है 1 अप्रैल को 1971, 1 अप्रैल 1971 को हमारी जो पार्लियामेंट है उसने इस एक्ट को पास किया और इसके जो अमेंडमेंट्स आए थे वो 1975 में आए, 2003 में आए और अभी रिसेंटली 2020 में एक नया अमेंडमेंट जो है इस एक्ट का लेकर के आया गया है। ठीक है, जो हमारा भारतीय दंड संहिता है यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, तो उसके अंदर भी इस जो इलीगल एबॉर्शन को किया जा रहा है उसको भी शामिल किया हुआ है और जितने भी इलीगल तरीके से अबॉर्शन किए जा रहे थे उनको एक कानूनी जो है एक रूप दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई कि उन्हीं शर्तों के ही आधार पर किसी भी अबॉर्शन को किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से या चोरी छुपे अबॉर्शन करवाता है तो उसको आईपीसी एक्ट के अकॉर्डिंग, आईपीसी कोड के अकॉर्डिंग उसको जो है सज़ा दी जाएगी, उसको पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये एक्ट है ये एमटीपी एक्ट है 1971, वो ये भी कहता है कि जो किसी एक सामान्य नागरिक को अधिकार है, जो उसके फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू लिव, तो वही राइट जो है उसके अजन्मे बच्चे को भी प्राप्त है। ठीक है, तो आप अगर किसी बच्चे की जन्म लेने से पहले ही अगर उसको एबॉर्शन कराते हैं तो एक तरीके से वो एक हत्या, एक मर्डर के बराबर उसको माना जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे इंडेक्स में देख सकते हैं कि एक्ट जो है 1971 में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और 1 अप्रैल को पूरे भारत में इसको समान रूप से लागू किया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन अभी रिसेंटली धारा 370 हटाने के बाद से अब जम्मू कश्मीर में भी ये जो है लागू हो गया है। फिर इसके जो रूल्स आए थे वो थोड़े लंबे टाइम के बाद आए, कुछ टाइम के बाद आए, तो वो ये इसके रूल आए 1975 में। उसके बाद जो इसको रेगुलेशन जो थे इसके, मतलब अगर कोई स्टेट अपने यहाँ इसको लागू कर रहा है और उसको लागू करने के बाद इसको कैसे अपने स्टेट के अंदर रेगुलेट करेगा, तो उसके जो रूल्स आए थे वो 2003 में आए और अब तक इस पर 3 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। एक पहला इसका किया गया 1975 में, दूसरा 2003 में और थर्ड अभी रिसेंटली 2020 में किया गया है। ठीक है,
बात कर लेते हैं इस एमटीपी एक्ट के डिफरेंट एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसका जो पहला एम और ऑब्जेक्टिव है वो यही कहता है कि टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ स्नेरियो बाय प्रिवेंटिंग लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ एबॉर्शन, यानी अगर अनसेफ एबॉर्शन की वजह से जो प्रसूता महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनकी मृत्यु दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उनको कंट्रोल करना और साथ ही उनके जो जीवन की रक्षा भी करना। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि लीगलाइज एबॉर्शन सर्विसेज, यानी जो भी इलीगल तरीके से एबॉर्शन अभी तक किए जा रहे थे उनको एक कानूनी मान्यता देना और इसके साथ ही कुछ सर्टेन कंडीशन भी प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी पर्सन अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो केवल वही पर्सन अपना एबॉर्शन करा सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी दूसरा पर्सन अपना एबॉर्शन कराता है तो वो एक इलीगल माना जाएगा, उसको पेनलाइज किया जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो भी महिलाएं स्वास्थ्य कारणों के कारण या उनके जीवन की रक्षा के लिए उनका एबॉर्शन किया जाना बहुत अगर ज़रूरी है तो उनको एक सेफ और एक हाइजीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ताकि वहाँ पर एबॉर्शन की जो एक्टिविटी है उसको की जा सके। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जो टर्मिनेशन इस तरीके का कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना। साथ ही वे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी जो इस तरीके के एक्टिविटी को इलीगली तरीके से अंजाम दे रहे हैं, चोरी छुपे अपने क्लिनिक में अंजाम दे रहे हैं, तो उनको आईपीसी कोड के सेक्शन 315 और 316 के अंदर उनको पेनलाइज करना। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब वे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके आधार पर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, प्रेगनेंसी का जो है अबॉर्शन किया जा सकता है। तो एमटीपी एक्ट में इसके लिए 3 एस्पेक्ट दिए गए हैं, 3 तरीके की कंडीशन दी गई है जिसके आधार पर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। पहली कंडीशन है हमारी ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट या मानवता के आधार पर। अब मानवता के आधार पर अगर बात की जाए तो इसके अंदर ये कहता है कि प्रेगनेंसी अराइज ड्यू टू सेक्स क्राइम, यानी अगर किसी महिला के साथ जो है रेप या सेक्स क्राइम हुआ है और उसके रिजल्ट में अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे जो है एबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है कि इंटरकोर्स विथ ल्यूनेटिक वुमेन। अब ल्यूनेटिक वुमेन क्या है? तो ल्यूनेटिक वुमेन अ पर्सन हु मेंटली इल, यानी अगर कोई पर्सन जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो उसे ल्यूनेटिक वुमेन या ल्यूनेटिक पर्सन कहा जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसी महिला के साथ अगर सेक्स क्राइम हुआ है या इसके साथ कोई ऐसा इंटरकोर्स हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप उसको प्रेगनेंसी हुई है तो उसे भी ह्यूमैनिटेरियन एक्सपेक्ट के आधार पर एबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि हेल्थ एस्पेक्ट या स्वास्थ्य के कारण। तो अगर किसी महिला की जांच में अगर ये पता चलता है कि जो उसका अनबॉर्न बेबी है तो उसके कारण उस महिला के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा जो है ड्रास्टिक इफेक्ट होने वाले हैं, चाहे वो फिजिकली हो या जो उसकी मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है तो उसके आधार पर भी जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, एबॉर्शन किया जा सकता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो यूजेनिक एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, यानी अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन की शुरुआती जांच में ये पता चल जाता है उन्हें कि जो हमारा अनबॉर्न बेबी है अगर वो पैदा होता है तो किसी डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होगा, या हो सकता है कि वो हैंडीकैप्ड पैदा हो, या ये भी हो सकता है कि उसके कुछ ऑर्गन जो है फुल्ली तरीके से डेवलप्ड ना हो और वो उन्हीं अनडेवलप्ड ऑर्गन के साथ अगर पैदा होता है और उसके साथ उसको लाइफ टाइम के लिए एक लाइफ सपोर्ट पे रहना होगा, या उसको एक जो है ज़िंदगी भर एक सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी जीने के लिए, तो इसके आधार पर भी जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि ये सारे बच्चे जो है अभी अनबॉर्न है, यानी अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन इनका डायग्नोस किया गया और इसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी पाई गई है। जैसा कि आप पहला जो डायग्राम है उसके अंदर देख सकते हैं कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड में एक डिफॉर्मिटी है। सेकंड पिक्चर में जो इसका स्कल है और इसका जो ब्रेन है अभी अंडर डेवलप्ड कंडीशन में है, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। थर्ड पिक्चर के अंदर भी ऐसा ही है कि उस एक ब्रेन के साथ एक एक्सेस ब्रेन, दूसरा एक और ब्रेन जो है डेवलप हो गया है। और जो फोर्थ पिक्चर है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 2 ट्विंस हैं वो आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं और इनको अब अलग नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी कंडीशन को लेकर के अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस केस में इन बच्चों का
इन अनबॉर्न बेबी का जो है सर्वाइव करना आसान नहीं है। इस केस में इन लोगों को लाइफ लॉन्ग एक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो इस केस के अंदर इनको टर्मिनेट किया जा सकता है, इनका एबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है। नॉर्मली अगर बात की जाए टर्मिनेशन के लिए तो अधिकतम 20 हफ्ते की इसमें डेडलाइन होती है, यानी 20 हफ्ते तक अगर प्रेगनेंसी को समय हो चुका है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर भी दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि व्हेन द प्रेगनेंसी इज़ लेस देन 12 वीक्स, यानी अगर कोई प्रेगनेंसी जिसको अभी 12 हफ्ते से कम समय हुआ है तो उस केस में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी टर्मिनेशन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि व्हेन द प्रेगनेंसी इज एक्सीडेड 12 वीक्स बट नॉट मोर देन 20 वीक्स, यानी अगर कोई प्रेगनेंसी जिसको 12 सप्ताह हो चुके हैं लेकिन अभी उसको 20 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो उस केस में उसे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर भी दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है अगर वो एडल्ट है, एडल्ट यानी उसकी एज जो है 18 साल या इससे अधिक है, तो उस केस में उस प्रेग्नेंट लेडी का रिटर्न में कंसेंट लिया जाएगा, लिखित में उससे अनुमति ली जाएगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इफ़ लेस देन 18 ईयर्स, यानी अगर कोई लेडी 18 साल से कम उम्र की है, माइनर है, या वो जो है लुनेटिक है। लुनेटिक मतलब अगर वो मानसिक रूप से जो है अभी विकसित नहीं है या उसका जो मानसिक संतुलन है अभी वो सही नहीं है, तो उस केस में जो उसके गार्जियन हैं, जो उसका अभिभावक हैं, उनके द्वारा रिटर्न में कंसेंट या रिटर्न में उनसे अनुमति ली जाएगी। ठीक है। तो लुनेटिक और गार्जियन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लुनेटिक मतलब अ पर्सन हु मेंटली इल, यानी जो उसका मानसिक जो संतुलन है वो सही नहीं है, और गार्जियन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो माइनर की या लुनेटिक की जो देखभाल करते हैं वो उसके गार्जियन कहलाते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कर कौन सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो एमटीपी रूल 1975 में आए तो उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया कि किसी पर्सन के पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसके आधार पर वो जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। तो इसके अंदर उन्होंने 3 कंडीशन दी हैं, जिसके अंदर पहली कंडीशन ये कहती है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड बिफोर कमिटमेंट ऑफ एक्ट, यानी अगर किसी स्टेट में अभी तक एमटीपी एक्ट को लागू नहीं किया गया है तो उस केस में किसी पर्सन के पास क्या होना चाहिए। तो उस केस में उस पर्सन के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है। यानी प्रसूति एवं महिला रोग जो है उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड आफ्टर कमिटमेंट ऑफ एक्ट, यानी अगर किसी स्टेट ने अपने यहाँ पर एमटीपी एक्ट को लागू कर दिया है तो उस केस में किसी पर्सन के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर पहली क्वालिफिकेशन ये कहती है कि कंप्लीटेड एट लीस्ट 6 मंथ हाउस सर्जरी इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी अगर किसी पर्सन के पास जो है 6 मंथ एटलीस्ट 6 मंथ की हाउस सर्जरी का एक्सपीरियंस है इन किस में महिला प्रसूति एवं स्त्री रोग में, अगर उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो टर्मिनेशन कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ही और शी हैड एक्सपीरियंस एट एनी हॉस्पिटल फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर इन प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी अगर किसी पर्सन या किसी महिला के पास किसी भी हॉस्पिटल में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है, वो एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। अगर उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ही और she had assisted at least 25 case of medical termination of pregnancy in hospital established or maintained by government, यानी अगर किसी महिला या किसी पुरुष के पास जो है 25 केसों का, यानी मतलब 25 केस उसने मेडिकल टर्मिनेशन के अभी तक किए हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर उसके पास 25 जो हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का अनुभव है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है।
ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो इसकी कंडीशन है वो ये कहती है कि होल्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। यानी अगर किसी महिला या पुरुष के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है इसमें, प्रसूति एवं महिला रोग उसमें, यानी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है तो वो भी किसी की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। और मैंने इस पूरे लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की है एमटीपी एक्ट की हिस्ट्री के बारे में, इसके डिफरेंट एम और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और इसके अंदर जो डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं किसी भी एबॉर्शन को करने के लिए वो कौन सी हैं। देन इसके अंदर वो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी आरएमपी के लिए जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि किसी प्लेस का अप्रूवल जहाँ पर टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी को, उसका अप्रूवल किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है, क्या ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ हैं इसके अंदर। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।